क्रांती सावित्रीबाई फुलेंचा. सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद. प्राध्यापक कुमुद पावडे जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सत्र में अपने 2 शब्द बैठकर ही बताएं. यहाँ विभिन्न विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं. आंध्र से पहले ही शुरुआत हुई है और वो यानी जिसे हम कहते हैं डफ पर, मराठी में डफ कहते हैं, और डफ पर जो गीत गाया जाता है, डफ ये वाद्य ही ऐसा है कि जो क्रांति की ललकारी देता है. तो मुझे यहाँ ये बताना है कि आप ये सब प्रांतों से, सब राज्यों से यहाँ आए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कामों से प्रख्यात है. तो उन सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ. और ये महिला परिषद की महिला परिषद का उद्घाटन हुआ, ये मैं जाहिर करती हूँ. और पहले से हमारा ये तय हुआ था कि ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि हम हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ही हम बोलेंगे. तो उसको याद रखते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. इस सत्र का उद्घाटन हुआ है और मैं रजनी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पूरे कार्यक्रम के नियोजन के पीछे की जो भूमिका है वो यहाँ विशद करे. मैं आपके सामने आप सब जानते हैं कि आज सावित्रीबाई फुले का 120वीं स्मृति दिवस है और इस 120वीं स्मृति दिवस पर हम लोग सब लोग यहाँ मिलकर उनके स्मृति दिवस पर एक आह्वान लेने आए हैं कि जितने भी उपेक्षित तबके हैं, इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हमारी जितनी भी उपेक्षित तबके हैं उनमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ एंड और ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर एंड हमारे जो डिफरेंटली एबल साथी हैं, और इस देश की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिलाएं हैं, इस देश के भूमिहीन लोग हैं, और तमाम तरह के लोगों को हम एक साथ लाते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज इस देश के अंदर जो घुटन भरा माहौल है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है, जो पूरा देश के अंदर ब्राह्मणवाद, मनुवाद और हिंदुत्व का प्रभाव के कारण हर आम आदमी एक घुटन महसूस कर रहा है, हम उसके खिलाफ एक आह्वान करने यहाँ पहुँचे हैं. और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में हम सब लोग मिलकर तमाम जो हमारी आइडेंटिटी है, उपेक्षित लोग हैं, सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें और अपनी एक ताकत को स्थापित करें कि हम सब मिलकर इस आह्वान को कामयाब पहुंचा सकें और अंतिम व्यक्ति जो हमारे गली मोहल्ले, बस्तियां और नगर नगर में ये जो मुश्किलात हैं, इन मुश्किलों से उबरने के लिए हमें एक साथ आना होगा. अपने अपने मुद्दों के साथ, अपने अपने संघर्षों के साथ, अपनी अपनी डिग्निटी की लड़ाई के साथ हम लोगों को एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आना होगा. इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि पूरे देश में जो चल रहा है, जो हिंदुत्व का प्रभाव चल रहा है, जो मानववादी मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी कल्चर है, उस कल्चर को नेस्तनाबूद करें, उसे हम मार भगाएं, उसके खिलाफ हम अपना आह्वान करें और सब मिलकर एक दूसरे के साथ पकड़कर एक नई कल्चर बनाएं जहाँ पे इंसानियत हो, जहाँ एक दूसरे को सम्मान मिले. सगळा स्त्री पुरुषांना समानतेचं वागणूक मिळाली पाहिजे, समानता प्रस्थापित झाली पाहिजे आणि ही विषमता घालवून समतेवर आधारलेला समाज निर्माण झाला पाहिजे, ही मांडणी सारखी केली गेली आहे. परंतु आज भारतामध्ये वेगवेगळ्या महिला संघटना, वेगवेगळे पक्ष संघटना आणि वेगवेगळ्या विभागामध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, वेगवेगळ्या अंगाने लढता आहेत, वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढता आहेत. परंतु आज जो काही आज या ठिकाणी मनुवाद डोकं वर काढून उभा आहे,
त्याला टक्कर देण्यासाठी फारशी ताकद उभी राहत नाही. हा आपला कमजोरीपणा आहे. किती काळ लोटला आहे. सावित्रीबाईचा 120वा स्मृती दिन येतो, बाबासाहेबाचा 125वा दिवस येतो, तोपर्यंत आपल्यामध्ये काय बदल झालाय, आपण त्यांच्याकडून काय घेतलंय याचा विचार करण्याची आज आपल्या पुढे वेळ आली आहे. आणि त्यासाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या राज्यातून जिल्ह्यातून आल्या असतील महिला कार्यकर्त्या, विचारवंत आणि संशोधक पण असतील. त्यांनी विचार करावा आणि चांगला नवा संशोधन करून विचार घडवावा या आशेने आपण या ठिकाणी बसलो आहोत. विचार करायचा म्हणजे कसा, तर कोणी आंबेडकराच्या अंगाने लढतो, कोणी फुलेवाद्याच्या अंगाने लढतो, कोणी मार्चच्या अंगाने लढतो, कोणी भगवान बुद्धाच्या अंगाने लढतो. परंतु आजही आपण एकत्र येत नाही. का येत नाही, तर ही जाती व्यवस्थेची विष आपल्याला एकत्र येऊ देत नाही. నువ్వు ఒక్కదానివే పెంచావా పిల్లల్ని, ఇప్పుడు దాకా నువ్వు ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా ఎట్లా పెంచావు అనేసి మానసికంగా నన్ను కూడా రోహిత్ని ఎలాగైతే చంపేశారో అట్లాగా నన్ను మానసికంగా బాధ పెట్టాలని, నేను చచ్చిపోతే ఇట్లాంటి ఈ పోరాటం అనేది ఉండదనే ఉద్దేశంతో నన్ను చాలా చిన్న చూపుగా నా క్యారెక్టర్ని అవమానించేటట్లు, అంత బాధ కలిగించేటట్లు రెవెన్యూ అధికారులు వాళ్ళు అట్లా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు నేను చేయబడేది ఫస్ట్ పని ఏంటంటే, నా రోహిత్ వేముల గురించి నేను నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, ఈ నెల 14వ తేదీ నుంచి దళిత స్వాభిమాన యాత్ర ఫర్ రోహిత్ అనేసి నేను ఒక యాత్రను ప్రారంభించబోతున్నాను. దీనికి మీ ఆడవాళ్ళ సపోర్ట్, ఎక్కువగా లేడీస్ సపోర్ట్ కావాలి నాకు. అలానే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా కావాలి. ఈ యాత్రను ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నానంటే, మొన్న కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి షోకాజ్ నోటీస్ వచ్చింది నాకు. ఆ షోకాజ్ నోటీసులో దళితులు మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనేసి కలెక్టర్ గారి నుంచి నాకు నోటీస్ వచ్చింది. నేను పల్లెలో వెళ్ళేసి మీరు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేసి నేను అడిగి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా అంటే మాత్రం ఒక అఫిడవిట్ తీసుకొని నేను దాని మీద సంతకాలు పెట్టి అందరు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి పంపించండి అనేసి అడగడానికి వెళ్తున్నాను. అదొకటి. రోహిత్ ఎంత అన్యాయంగా చంపబడ్డాడన్నది నేను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలనే అదొక ఉద్దేశము. నాకు ఎంత అన్యాయం జరుగుతుంది, ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. న్యాయం చెయ్యకపోగా ఈ ప్రభుత్వము చాలా అన్యాయం చేస్తుంది నాకు. ఈ న్యాయ పోరాటంలో నన్ను, నా బిడ్డ రోహిత్ని, నా బిడ్డ రాజాని కూడా చంపటానికి కూడా అంత దారుణాలు చేస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వం. ఈ పోరాటంలో నాకు ఎక్కువగా మహిళలు చాలా సపోర్ట్ అవసరము. అంటే ఒక అమ్మ బాధ ఇంకొక అమ్మకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. నా రోహిత్ చనిపోయిన రోజు నుంచి ఆ మార్చుడికి తీసుకెళ్ళిన కాడ నుంచి నాకు అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది. అక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రోహిత్ని పోస్ట్ మార్టం చేయడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పోలీసులు పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత మీరు పూడుస్తారా కాలుస్తారా శవాన్ని అని అడిగితే నేను పూడుస్తాము, అట్లాంటి పద్ధతి మాకు అంటే సరేనమ్మని తీసుకెళ్ళిపోయి ఒక బరేల్ గ్రౌండ్కి వాళ్ళు అక్కడ చితిని పెట్టేసి నేనేమి ఆలోచించుకోకుండానే కావాలని కాల్ చేసేసారు. వాళ్ళు పూడ్చి పెడితే మళ్ళీ తీయించేసి మళ్ళీ ఏదన్నా చేయటానికి వీలు ఉంటుందేమో రోహిత్ని అనేసి కాల్ చేసేసారు వాళ్ళు. అక్కడి నుంచి నాకు అన్యాయం చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి విషయంలో నన్ను వెనక్కి లాగుదామని చూస్తూనే ఉన్నారు. అయినా కూడా నేను కంపల్సరిగా నా రోహిత్ చనిపోయినందుకు న్యాయం జరిగిందాక నేను లాస్ట్ నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నేను పోరాటాన్ని చేస్తూనే ఉంటాను.
जय भीम। राधिका अम्मा का मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताती हूँ। वो पहले सबको नमस्कार बोल रहे हैं। सावित्री भाई फुले का बहुत आगे बढ़ाने के लिए फुले जी उसके साथ है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, दलित के साथ रहना और उसको वुमेन्स राइट्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। और राधिका अम्मा बोलता है कि जब से रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया गया है तब से मेरे ऊपर इतना प्रश्न हो रहा है रेवेन्यू ऑफिस से, रोहित वेमुला क्यों सुसाइड किया, रीजंस क्या है, वो सब छोड़ के आप रोहित वेमुला को पीएचडी तक कैसा पढ़ाया, आप कितने साल आपके हस्बैंड के साथ रहा, आप अकेले कैसा इतना दूर आपको बच्चों को पढ़ाया, जैसा रेवेन्यू ऑफिस से उसको प्रश्न मिल रही है। और ये अम्मा बोलती है मेरे बेटे जैसा और कोई बेटा मरना नहीं है, इसीलिए मैं ये मूवमेंट में, जस्टिस मूवमेंट में लड़ रही हूँ। और अक्टूबर 2 अभी उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है कि आपको दलित, कोई भी आपको दलित महिला बोल के एक्सेप्टेंस नहीं कर रही है, सो आपको प्रूव करना है। एक गवर्नमेंट से नोटिस आया। आपको सबको मालूम है पहला जो कलेक्टर रोहित वेमुला दलित बोल के सर्टिफाई किया, फिर इमीडिएटली गवर्नमेंट का प्रेशर से रोहित वेमुला दलित नहीं है बोल के सेम मिशनरी, गवर्नमेंट मिशनरी हैज़ गिवन शोकॉज नोटिस। फिर अभी रोहित वेमुला का मदर राधिका अम्मा और राजा वेमुला का इतना मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है कि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है और उसका बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो खुद शी इज़ नॉट एबल टू टॉलरेट। अभी 14 से दलित स्वाभिमान यात्रा रोहित वेमुला नाम से राधिका अम्मा लेना चाह रही है। इसका 2-3 मुद्दा है, 2-3 लक्ष्य है कि ये स्वाभिमान यात्रा 3 चीज़ों के लिए मैं करना चाह रही हूँ कि एक, पूरा जो अन्याय हुआ है रोहित वेमुला के साथ वो दुनिया को बताने के लिए, वो कैसा मर गया है यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी, और गवर्नमेंट इतना पीछे पड़े है मेरा कि मैं न्याय पोराट कर रही हूँ मेरा बेटे के लिए, और मेरे बेटे जैसा कोई और मरना नहीं चाहिए। और हर एक गांव जाके मुझे लोगों से बोलना है कि मैं दलित औरत हूँ और मेरे साथ अन्याय हुआ है, और ये चाह रहे हैं कि आप सब लोग औरत, विमेन, फाइनेंशियली, मोरली ये यात्रा के लिए सपोर्ट, शी इज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस morally and financially, that this is a battle movement for justice and justice for Rohit Vemula. And from my side, from the she also said the discrimination started जब से रोहित वेमुला मर गया है, वो डेड बॉडी को लेके पुलिस ने उसको दफन करना है या जलाना है वो लाश को, वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। एंड फाइनली दे बरीड द बॉडी, दे बर्न्ड द बॉडी। अगर रोहित वेमुला का उसका बरी करे तो फिर डेड बॉडी को निकाल के कुछ कर सकते हैं बोल के। एंड शी इज़ टेकिंग अ यात्रा ऑन 14th onwards, and I wish all of us will be with us. Thank you very much. Thank you. मैं डॉक्टर विमल थोरात दिल्ली से आई हुई है। साथियों, यहाँ आप सब यहाँ पर इस बहुत बड़ी एक जो चलो नागपुर की जो पुकार हम सब ने मिलकर दी थी, उसमें शामिल होकर आपने अपनी एकता का जो इजहार किया है, उसके लिए सबको मैं बहुत 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 बधाई देती हूँ और सबका धन्यवाद भी करती हूँ। आज हमारे बीच में वो सभी हाशिए के समाज के सभी ग्रुप यहाँ पर हैं
जो अपनी पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष को आज हम एक साथ मिलकर एक आवाज़ में एक साथ मिलकर यहाँ पर उस संघर्ष का बहुत बड़ा एक बुलंद आवाज़ यहाँ कर लेकर आए हैं। ये बुलंद आवाज़ उस मनुवाद के खिलाफ है, ये बुलंद आवाज़ उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये बुलंद आवाज़ उस हिंदुत्ववाद के खिलाफ है जो आज हमारे अपने अधिकारों पर, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर, हमारी समानता और स्वतंत्रता पर, और हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और हमारे बोलने चालने खाने पीने की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे दबाव के भीतर हमें यहाँ पर जीने के लिए मजबूर करने वाली उन ऐसी शक्तियों के खिलाफ हमारी ये आवाज़ बुलंद है। साथियों, आज हम देश के कोने कोने से यहाँ पर इसलिए मौजूद है कि अब हम ये इस तरह की नाइंसाफ़ी, इस तरह की बेहुदगी, इस तरह की बदमाशी नहीं सहेंगे, और सहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ संविधान ने हमें दिए हुए वो सब तमाम अधिकार है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। और अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यह संविधान नहीं दिया होता तो याद करिए, और उसे याद करके आज हम यहाँ पर याद करिए, और ये ध्यान रखिए कि अगर वो संविधान हमारे साथ नहीं होता तो मनुवाद हमें कहाँ गाड़ देता। आज रोहित वेमुला की माँ यहाँ हमारे साथ है, राधिका जी, और उन्होंने अपना दुख और दर्द यहाँ पर हमारे साथ बांटा है। क्यों रोहित को आत्महत्या करने पर मजबूर किया? यहाँ की केंद्र सरकार, यहाँ के राज्य सरकार, जिस संघवादी विचार से यहाँ पर हमारे ऊपर दमन और शोषण का जो आतंक फैला हुआ है, उस शोषण और दमन को जो हवा दे रही है वो यही संघी है। इस संघवाद के खिलाफ हमारा ये बुलंद नारा है। आज हम इस मंच से, इस सामूहिक मंच से जो आवाज़ बुलंद कर रही है, हमारी जो समता और अस्मिता की जो पहचान है उसे हमें कायम रखना है। साथियों, भाई और बहनों और सभी समुदाय के लोगों को ये हमारी गुजारिश है कि हमें अपनी आवाज़ को अगर एक साथ मिलकर एक मंच से जब तक हम नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, ये शक्तियाँ जो ऐसी शक्तियाँ हैं जो बार बार आती है और हमें रौंदने की कोशिश करती है। याद कीजिए, बाबरी मस्जिद को इन्होंने ढहाया था, क्या जुर्म था, किसका जुर्म था? एक स्ट्रक्चर इन्हें पसंद नहीं आया, उसे ढहा दिया। उसके बाद गुजरात में इन्होंने जो कत्लेआम किया है उसे आज तक हम भूले नहीं हैं। उससे जो जितने परिवार उसे आहत हुए हैं, उससे जो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हमारे साथ है। साथियों, इसके बाद ऐसा कोई मंजर हम नहीं मंजूर करेंगे कि जिससे कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो समता है, हमारे जो अधिकार है, उसके ऊपर कोई भी माई का लाल अगर हो तो वो टेढ़ी नज़र करके नहीं देखे। ये हमें यहाँ पर आज इस मंच से ये संदेश देना है, और वो संदेश हम दे रहे हैं अपने जितनी भी कला के माध्यम से दे रहे हैं, हमारे नृत्य और संगीत के माध्यम से, हमारी कविताओं के माध्यम से, हमारे लेखन के माध्यम से, और हमारे भाषणों के माध्यम से, हमारे बोलने के माध्यम से। तो साथियों, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये एकता का मंच बहुत प्रयासों से बना है। ये प्रयास हमारा अधूरा नहीं रहे, बल्कि और पूर्णता की ओर बढ़े, और ये जो आज यहाँ से इस मंच से जो एकता की आवाज़ जो सावित्रीबाई फुले ने दिखाए हुए हमारे उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, अगर उन्होंने 120 साल पहले, 100 साल पहले अगर ये कदम नहीं उठाया होता तो आप और हम कहाँ होते? इसकी कल्पना मात्र से हम कर सकते हैं कि हम वहाँ मनुवाद के उस शोषण की जो प्रक्रिया है उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। आज भी हम अनपढ़ और गंवार के रूप में आज अपने घरों में बैठे होते और मनुवाद और ब्राह्मणवाद के शोषण को झेल रहे होते, लेकिन हमें वो
मंजूर नहीं है। ये आपने सब ने दिखा दिया है अपने आवाज़ से, अपने कला के माध्यम से और अपनी नारों के माध्यम से। साथियों, यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, लेकिन एक वायदा सबसे चाहती हूँ कि ये लड़ाई आज शुरू हुई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, इसे निरंतर रखने का वायदा मैं आपसे चाहती हूँ। जय भीम, जय सावित्री। हैदराबाद से आई हुई डॉक्टर मनीषा बांगर। ब्राह्मणवाद, मनुवाद और हिंदुत्ववाद ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे इस तरह से हैं कि फिलॉसफी ब्राह्मणवाद की है, कोड और लॉ मनुवाद का है, और उग्र तरीके से जो सामने आ रहा है वो हिंदुत्ववाद है। इसको अलग अलग नजरिए से देखने की किसी ने कोशिश अगर की तो आप भ्रम में फंस जाओगे, भ्रम में फंस जाओगे। ये जो मामला इतनी सारी प्रताड़न का, महिलाओं का जो इतना चल रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस देश पे जो लोग राज कर रहे हैं 1950 के बाद, वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होते, अगर वो हुक्मरान होते, साथ इंसान होते, तो महिलाओं के ऊपर ये इतने अत्याचार, उनकी हालत इस तरह से नहीं होती। और ये वो लोग हैं जो कभी अपनी माता गंगा के नाम से बताते हैं, तो कभी माता अपनी गाय के नाम से बताते हैं, और ये वही लोग हैं कि माता चाहे कितनी बताए, बाप एक ही बताते हैं, और इनका बाप है आरएसएस। और अगर इनका बाप आरएसएस है, और अगर कांग्रेस के माध्यम से और हर माध्यम से और बीजेपी के माध्यम से अगर ये राज कर रहे हैं, और इनके रहते हुए, इनके अलावा किसी ने राज नहीं किया इस देश पे, अगर इनके रहते हुए अगर ये हालत हुई है महिलाओं की, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि इस देश पे गधों का राज रहा है, तभी महिलाओं की हालत ऐसी है। और आज हम लोग महिलाएं इस यहाँ पर इसलिए आई है बोलने के लिए कि अभी हम गधों से राज नहीं करवा लेंगे, अभी हम इंसानों से राज करवा लेंगे। और वो इंसान कौन है? वो हम है। हम इंसानों को पैदा करने वाली जननी है। हमारे से अच्छा और कौन जान सकता है कि इंसान कौन है? इंसानों को इंसानियत सिखाने के लिए हम हैं, हम बताएंगे, हम सिखाएंगे। मेरी बहनों, इनको लगा था कि रोहित को मार के पूरे युवा वर्ग को ये लोग हताश कर देंगे, उनमें न्यूनगंड भर देंगे, इनको हेल्पलेस कर देंगे। आज देखते हैं वातावरण कि पूरा देश का युवा वर्ग, मूल निवासी बहुजन समाज का, SC ST OBC मुसलमान भाई हमारा, हर एक के दिल में रोहित की चिंगारी भड़क रही है। इनको लग रहा था कि डेंटल मेघवाल को रेप करके, उसको मार के महिलाओं को ये लोग पूरे मन से मार डालेंगे। आप देखिएगा, पटना में जाइए, हाल ही में केस हुई है, उसको हमने अभिता के रूप में जानना शुरू किया है। पटना की लड़की, उसका रेप हुआ, उसको सेक्स रैकेट में डालने की कोशिश की है। बड़े बड़े कांग्रेस के लोग उसमें फंसे हुए, एक पत्रकार का भाई भी उसमें फंसा हुआ है। इतने बड़े लोगों से वो अकेले टक्कर ले रही है। एक डेल्टा को मारने के लिए निकले, 1000 डेल्टा पैदा हुई। यूनिवर्सिटी में हमने कार्यक्रम लिया रोहित के लिए। अभी जब उसका हमने स्मृति दिन मनाया, तब नजीब की माँ, नजीब के ब्रदर्स और नजीब के भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऊना के लोग वहां पर आए, उनको लगा ऊना के लोगों को अगर ऐसे हमारे ऐसी भाइयों को, बहनों को इस तरह से दबा के, चमड़ी उधाड़ के अगर उनको मारेंगे, तो वो आज ललकार कर रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को दफना के ही हम जिंदा रहेंगे। तो साथियों, ये जो ललकार देश के हर कोने से आ रही है, जितने 25 साल पहले ब्राह्मणवाद और हिंदुत्ववाद को हम लोग अपने आप गुलामी की वजह से, हमारी मानसिक गुलामी की वजह से नहीं ललकारते थे, वहां से आवाज उठ रही है। शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाएं, सोनी सोरी हमारी आदर्श है, वो उनका आदर्श लेके झारखंड की महिलाएं, सब महिलाएं रास्तों पर आ रही है। आज हम माल खा लेंगे, लेकिन वो दिन आएगा कि जब सबने ब्राह्मणवाद को चिन्हित कर लिया है, तो ब्राह्मणवाद को दफना के ही रहेंगे। ये हम प्रण लेते हैं। मंजुला प्रदीप, गुजरात से। आप सबको आज के ऐतिहासिक दिवस पे आप सबका मैं अभिवादन करती हूँ। मैं गुजरात से हूँ और गुजरात राज्य पूरे देश पर आक्रमण करने के लिए हावी हो गया है, आप सब जानते हैं। इस देश का
इस देश का एक एक बच्चा, इस देश की एक एक नारी अब इस शोषण से पीड़ित हो रही है, क्योंकि वो इस मनुवादी विचारधारा की शिकार हो रही है। यह मनुवादी विचारधारा हमारे गुजरात का जो मुख्यमंत्री था और इस देश का प्रधानमंत्री बना है, वो सारे देश में आतंक मचा रहा है। कितने लोग कहने को तैयार हैं कि फांसीवाद बंद करो, पितृसत्ता बंद करो, जातिवाद बंद करो। हमें ये लड़ाई लड़नी है। इसीलिए इस लड़ाई की शुरुआत आरएसएस के गढ़ में कर रहे हैं बहनों भाइयों। ये देश बाबा साहब के लिखे हुए सिद्धांतों पे चलेगा। ये देश चलेगा सावित्रीबाई फूले के जीवन पे आधारित। ये देश चलेगा फातिमा के जीवन पे आधारित। ये देश चलेगा जो लोग मनुवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए मुहिम चलाएंगे, ये देश वहीं चलेगा। ये देश तभी चल सकता है, इस देश में एक एक व्यक्ति मनुवाद के खिलाफ बोलेगा, तभी ये देश ये सच्चे तौर पे एक लोकशाही वाला देश कहलाएगा। हम लोकशाही में मानते हैं। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा वंदन, आप सभी को मेरा वंदन। और इस व्यवस्था को सवाल करती हुई एक कविता आपके सामने पेश कर रही हूं कि मेरा खून करने वाले को मैं भी जानती हूं और तुम भी। मेरा खून करने वाले को मैं भी जानती हूं और तुम भी। अगर कहूं तो जमीन हिलते, ना कहूं तो आसमान फटता है। मैंने सिर्फ जय भीम कहा तो उनकी बोलती बंद हुई। मैंने सिर्फ जय भीम कहा तो उनकी बोलती बंद हुई। मैंने बोलना चाहा तो उनकी लाठियां उठी। मैं चिल्ला उठी तो उनकी सारी की सारी संगीनें मेरी तरफ मुड़ी। मैं चिल्ला उठी तो उनकी सारी की सारी संगीनें मेरी तरफ मुड़ी। तो मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उनसे एक सवाल किया। तो मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उनसे एक सवाल किया। तो अब वे हड़बड़ा गए, दुबक कर बैठ गए, जैसे कुत्ता दुम दबाकर दुबक जाता है। जैसे कुत्ता दुम दबाकर दुबक जाता है। एक फकीर थमा गया कलम मेरी इन हाथों में। वो आग भड़के सीने में ना बुझने वाली है कभी। वो आग भड़के सीने में ना बुझने वाली है। मेरे बच्चों को बता दूं कभी कि इस आग से क्या कुछ बनता है। नस्लों की इस बारूद से फिर तुम दुनिया में कहीं भी छिप जाओ तो भी ना बचने वाले हो। मैंने सिर्फ जय भीम कहा तो उनकी बोलती बंद हुई। जय भीम। पार्टियां, कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं। क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद। जब हम हिंदुत्व सुनते हैं या ब्राह्मणवाद सुनते हैं, उसका डायरेक्ट जुड़ाव तो जातिवाद और रिलीजन से होता है। उसका यौनिकता या इच्छा से क्या जुड़ाव है? बहुत गहरा जुड़ाव है, क्योंकि ये जो हिंदुत्व है ना, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। ये औरतों को ना इस तरह से जकड़ता है, खासकर औरतों की यौनिकता पे, उनकी इच्छा को इस तरह से जकड़ता है और इस तरह की एक औरत को गढ़ना चाहती है कि अगर आप औरत के शरीर में पैदा हुए तो आपको बिल्कुल औरताना ही होना है, या आप अगर मर्द के शरीर में पैदा हुए तो बिल्कुल मर्दाना ही होना है। और औरत कैसा? सुशील, धीरे बोलने वाली, ज्यादा ना बोले, ये शरीर ढक के रखे, शर्म करे, लिहाज करे, है ना। और आदमी कैसा? लोह पुरुष, सबको डराए धमकाए। और ये काम है हिंदुत्व की राजनीति का। और इससे हटके जो जिंदगी जीना चाहते हैं उनको मिलता है पनिशमेंट, बहुत सारे नुकसान, वायलेशंस, हिंसा। और ये हिंदुत्व की राजनीति और भी तरह से खतरनाक है, क्योंकि ये चाहती है कि सिर्फ एक तरह की चीज हो, एक चाहत हो, एक तरह की चाहत हो। अगर आप लड़का है तो आप डेफिनेटली आपको लड़की से ही प्यार करना होगा। आप किसी लड़के की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते हो, या आप लड़की हो, आपको लड़कों की तरफ ही आकर्षित होना होगा।
आप लड़कियों की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते हो। शादी तो जरूर करनी होगी, और किससे? अपने जात से, अपने धर्म से, अपने वर्ग से। इससे हटके अगर आप करोगे तो क्या क्या होने वाले हैं? जो संगी गुंडे हैं, और ये जो मैसेज है ये संगी गुंडों को है, क्योंकि आज हम नागपुर में हैं और ये संगी गुंडे हैं। वो गुंडे आके आपको डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब करेंगे। लव जिहाद के नाम पे हिंदू मुसलमान जो लोग हैं उनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग प्यार कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे। एक और बात, ये जो संगी गुंडे हैं ये आरएसएस वाले हैं। आई होप वो सुन रहे होंगे। ये जो भारत माता चिल्लाते रहते हैं, आपने भारत माता का फोटो देखा है? कैसी है वो औरत? बिल्कुल अपकास्ट, सवर्ण, अमीर, सोने में लथपथ। मेरे जैसी औरत जो स्वच्छंद है, नॉर्थ ईस्ट से है, उत्तर पूर्व भारत से है, हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाती है। ये खुला रहता है शरीर, इधर से खुला, इधर से खुला, बाल घुंघराले, मोटी, लंबी, काली। क्या ये भारत माता बन सकती है? क्या आप हमें भारत माता के रूप में देखोगे? नहीं। आपको चाहिए सर ढक के रखने वाली, या आपको चाहिए एक उच्च वर्ण की, सवर्ण जाति की औरत? दलित नहीं चाहिए, ट्राइबल नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। हम भारत अम्मी नहीं कहेंगे, हम भारत माता कहेंगे। ये भी एक खतरनाक चीज है। एक चीज जो आखिर में मैं कहना चाहती हूं कि ये है कि जो यौनिकता का जो विचारधारा है ये फैलाता है प्यार, विविधता। हम विविधता में यकीन रखते हैं, हम नहीं यकीन रखते हैं कि सब एक जैसे हैं। हम सब एक जैसे नहीं है, हम सब अलग अलग हैं। हमारे खाने की चाहत अलग है। किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को बीफ पसंद है, किसी को बीफ नहीं पसंद है। हम जैसे हैं वैसे जीने दो। हमारे खाने पे हमें ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज ही ना हो। आज इस नागपुर शहर में शायद दुनिया के बहुत सारे हिस्सों की औरतें हम अपना भारतीय महिला दिवस मना रहे हैं। हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की लड़ाका बेटियां, हम आज ये आह्वान कर रहे हैं कि हम अपने भारत से, जो अंबेडकर के संविधान से और सावित्री की शिक्षा से, फातिमा की एकजुटता से यहाँ तक पहुँचा है 2017 में, हम इस पूरे आंदोलन को आगे ले जाने के लिए ब्राह्मणवादी निजाम के खिलाफ एक ललकार छेड़ रहे हैं, एक हल्ला बोल कर रहे हैं कि होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ कि ये वक्त इस मुल्क को बचाने वाली औरतों का है। इतिहास गवाह है कि जब जब भी दुनिया में जुल्म हुआ है, औरतों ने उस जुल्म को खत्म करने के खिलाफ पहली आवाज उठाई है। और आज हम 150 बरस पहले शुरू हुई बात को, 150 बरस पहले एक आंदोलन से शुरू हुई बात की 120वीं स्मृति दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहनों, यहाँ आप तमाम लड़ाके लोग हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। नागपुर के इस शहर में इस देश के बहुत सारे स्टेट की औरत और मर्द इकट्ठा हैं और सबके अंदर यही जज्बा है कि हम इस मुल्क से ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को, कट्टरवाद को, संघवाद को और हर तरह के भेदभाव को, गैर बराबरी को, जातिवाद को हटाकर औरतों को समानता, एकता, मोहब्बत और नफरतों के खिलाफ हम मोहब्बत, अमन और शांति बांटने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ 1925 में
नफरत के बीज बोने का काम शुरू हुआ था। हम जानते हैं कि आरएसएस के प्रचारकों के घर में बम बनते हैं। हम जानते हैं कि 2006 में नांदेड़ में एक आरएसएस के प्रचारक में बम बन रहा था, जो फूटने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई। हम जानते हैं कि जो बम ब्लास्ट ये दिखा के कि इसको मुसलमान बना रहे हैं, असल में वो आरएसएस के प्रचारक उन बम ब्लास्ट को कर रहे हैं। आज हमारे सामने समझौता एक्सप्रेस मालेगांव के जो ब्लास्ट हैं, जो आतंकी हमले हैं, आज हमें पता है कि वो आरएसएस की आतंकी फैक्ट्री से बने हुए बमों से किए गए थे। हम ये जानते हैं कि आरएसएस बोलने वालों का मुंह बंद करना जानती है। हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कलबुर्गी, पानसरे और दाभोलकर जैसे लोगों को दिन दहाड़े खत्म करने का काम संघी जानते हैं। हम यहाँ पे ये कहने आए हैं कि हम जानते हैं कि आप हमारी विश्वविद्यालयों में लोगों का मुंह बंद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी सारी जगहें जो सवाल करना सिखाती हैं, जो प्रश्न करना सिखाती हैं, आप उन पे ताला लगाना जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि हमारी रगों में भगत सिंह का खून है, हमारी रगों में अंबेडकर का खून है, हमारी रगों में अशफाकुल्लाह का खून है। आप कितनी भी कोशिशें कर लें, हम इस देश के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। आप ये चाहते हैं कि हमारे संवैधानिक ढांचों के ऊपर एक एक करके उनके ऊपर ताले लगा दें। आप ये चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया, आप राज्यसभा पे कब्जा करके उस संविधान को खत्म कर दें। लेकिन पूरे देश की महिलाएं आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं संघ को चुनौती देने के लिए कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जिस तरह सावित्रीबाई फुले पत्थर खाके और कीचड़ अपने ऊपर फिकवाने के बाद भी कामयाब हुई शूद्र लड़कियों को और लोअर कास्ट दलित लड़कियों को पढ़ाने में और बाकी हर तरह की महिलाओं को पढ़ाने में, उसी तरह जो महिलाएं आज यहाँ जमा हुई हैं, वो ये यहाँ इसलिए जमा हुई हैं कि इस पूरे डर के माहौल में, जहाँ पे हमारा पूरा नेशनल मीडिया मोदी का चमचा बना हुआ है, जहाँ वो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि पूरे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में मोदी के अलावा कोई नहीं जीत रहा, सिर्फ एक ही आवाज उसको सुनाई देती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की मन की बात, सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हम उस मीडिया को भी बताने आए हैं कि हमारे देश की औरतें जो हैं वो इतनी ताकत रखती हैं कि हम संघ को संघ के गढ़ में चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। श्री पेंडोर। साथियों, आज दुनिया में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, हमें वो कारण ढूंढना है। भारत में आज स्त्री भ्रूण हत्या, बलात्कार, हर जगह स्त्री का शोषण हो रहा है। हमें इसकी वजह ढूंढनी है। ये समस्याएं मैं सारी आपको बता रही हूं क्योंकि ये परिणाम है और परिणाम के ऊपर चर्चा करने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें उसके जड़ तक पहुंचना चाहिए और मैं ऐसा मानती हूं और सभी हम जानते हैं कि इसका एक ही मौलिक कारण है, वो है ब्राह्मणवाद। मैं तो कहती हूं कि सारी समस्याओं का जड़ ही है ब्राह्मणवाद। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तांडन के अधिकारी। जब ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में ये लिखा गया है कि नारी को पीटना चाहिए, नारी को पीटना चाहिए का मतलब एक स्त्री पर अत्याचार, और जब तक ऐसे धर्मशास्त्रों को हर महिला चौराहे पे लाकर जलाएगी नहीं, तब तक के हमारे समस्याओं का समाधान होगा नहीं। साथियों, अगर आज हमारी सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है गुलामी, और इसका एक ही समाधान है, वो है आजादी। इटली के एंथोनी ग्राम्सी कहते हैं कि जो समाज में समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है, और हमारे समाज में तो काफी समस्याएं हैं, इसका मतलब हम गुलाम हैं। इसीलिए हमें इस देश में एक और आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा आजादी का। आज भी आप सब जानते हैं कि यूपी में इलेक्शन चल रहा है। देश का एक बहुत बड़ा राज्य है, केंद्र की निगाह
यूपी के इलेक्शन पर गड़ी हुई है। वो जानती है कि कब उसको दंगे करवाना है और सांप्रदायिक दंगों के कारण कैसे इलेक्शन उनकी तरफ चला जाता है और वो वोट जीत के आगे आ जाते हैं। हिंदू मुसलमान को अलग करवाकर और उनमें दरार जो उनके वोटों को बांटता है, ये बहुत दंगों से प्रभावित होता है। सबसे बड़ा उदाहरण है मुजफ्फरनगर का दंगा, जिसमें मुजफ्फरनगर दंगे हुए, केंद्र में सरकार आई। मुसलमानों को हमेशा क्राइटेरिया में रखा गया है। 1992-93 से बाबरी मस्जिद कांड करवाना, उसके बाद मुसलमान पर और पैनी निगाह करवा दी गई। 2002 का गुजरात दंगा, मुजफ्फरनगर 2013 का एक दंगा, जिस पे मुसलमानों के अस्तित्व को खत्म करने की एक पूरी कोशिश की गई थी। धार्मिक कट्टरपंथी ने मुस्लिम समाज को हमेशा आतंकवाद की नज़र से देखा है। हमें मुसलमान होने के नाते हमेशा हमें जवाबदेही देना पड़ती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। क्यों हमसे ये जवाब मांगा जाता है? हमसे ही क्यों, हमारी ही आइडेंटिटी, हमारी ही पहचान पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? क्यों और लोगों से इस पर बात नहीं की जाती? अधिकार मांगते हैं तो पाकिस्तान चले जाओ, अधिकार की बात आई तो आपका गढ़ है पाकिस्तान, वरना चुप रहो। चुप रहना ही आपके लिए अच्छा है, वरना आप पाकिस्तान जाइए। दुनिया भर के मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में ये सारी दुनिया देखती है। ट्रम्प ने साफ कहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो हमारे देश में नहीं आ सकते। तो क्या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? हिंदुत्ववाद के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनमें आतंकवादी उनमें नहीं उपजता है? ये किस नज़रिए से देखा जाता है? उसी की एक हमारे यहाँ भी भाई बंधु हमारे केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं मोदी जी, उनकी नज़र में भी जितने मुसलमान हैं वो सारे कट्टरवादी हैं, सारे आतंकवादी हैं। उनको कई बार कुछ हुआ ये तो आतंकवादी लोग हैं। अभी लखनऊ में एक छोटे से घर में कुछ लोग रहते थे, उसको उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया। तो ये मुसलमान की छवि एक आतंकवाद के रूप में हमारे देश में मोदी जी तो रखते ही हैं, लेकिन और देशों में भी इसको समझा जाता है कि मुसलमान मतलब आतंकवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी साथी रुबीना जी को। आज जो हम यहाँ पर नागपुर में ब्राह्मणवाद व मनुवाद के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐसा मुझे लगता है। हम उस मानसिकता के खिलाफ यहाँ पर आए हैं जो मानसिकता ये मानती है कि हम श्रेष्ठ है और दूसरे जो है वो नीचे है। उनके साथ में शोषण, अन्याय, दमन करने का काम करती है। यही मानसिकता हम देख रहे हैं कि सत्ता में जो लोग हैं, सरकार इस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। इस मानसिकता के कई असर हम देख रहे हैं कि तानाशाही सब जगह हमें दिखाई दे रही है। एक असहिष्णुता का दौर सा हमें दिखाई दे रहा है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिससे उन समुदायों को असुरक्षितता महसूस हो रही है, वह अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। जो लोग हाशिए पर है, महिलाएं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, श्रमिक वर्ग, विकलांग, यौनकर्मी और अन्य अल्पसंख्यक, जिनसे लगातार भेदभाव, अपमान, शोषण और उत्पीड़न होते लगातार हम देख रहे हैं। जबकि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और सुरक्षा की गारंटी देता है। महिलाओं के प्रति यौन हिंसा की हम घटनाएं खैरलांजी से लेकर सोनी सूरी तक हम देख रहे हैं और ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। महिलाओं को बच्चे पैदा करने की चीज समझा जाता है। वो बच्चे पैदा करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है, उसमें बहुत क्षमता होती है। लेकिन ये जो मनुवादी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, पितृसत्ता का प्रभाव है, जो महिलाओं पर दमन और शोषण करती है, उन्हें कंट्रोल में रखती है। हमारी ये लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ की लड़ाई है, हमारी ये लड़ाई मनुवाद के खिलाफ की लड़ाई है।
पितृसत्ता के खिलाफ की लड़ाई है, सांप्रदायिकता के खिलाफ की लड़ाई है, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ की लड़ाई है, यहाँ गैर बराबरी के खिलाफ की लड़ाई है और जातिवाद के खिलाफ की लड़ाई है, भगवाकरण के खिलाफ की लड़ाई है। हम देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ एक सांप्रदायिक दंगे का जिस तरह से सिलसिला चलता आ रहा है, जो हम देख रहे हैं भागलपुर, मेरठ, गुजरात, मालेगांव, नांदेड़, मुंबई, हैदराबाद और अब मुजफ्फरनगर, ये दंगों में महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती है, उस पर दोहरे रूप से हिंसा होती है, एक वो मुस्लिम इस नाते से और दूसरी महिला होने के नाते से। तो महिलाएं और मुस्लिम समाज इसमें बहुत महिलाओं को, मुस्लिम समाज को इस सब दंगों ने झकझोर कर रख दिया है। हम देख रहे हैं कि मुसलमान लड़के लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उनके साथ शादी करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, इस तरह की हवा फैलाई जाती है, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जाती है, मुसलमान देशद्रोही है, ये कहा जा रहा है। हमें अपनी देशभक्ति क्यों साबित करना पड़ता है? जैसे भी मेरी साथी शबीना ने कहा, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। मुसलमान आतंकवादी होते हैं, यही समझा जाता है। कई बेगुनाह मुसलमान लड़के जो आज भी जेलों में बंद है, ये भेदभाव हम लगातार देख रहे हैं। हमारे खाने की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जाती है, जबकि संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, लेकिन गौमांस के प्रति कानून लादा जाता है और हमारे खाने की आज़ादी से हमें वंचित किया जाता है। क्यों अखलाक जैसे व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी निर्गुण हत्या कर दी जाती है? ये बहुत सारे सवाल साथियों हमारे सामने हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हम मुसलमानों के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों? हमारे जंगल से हमारे पूरे जो रिसोर्सेज है, हम उसके लिए हमारा एक स्ट्रगल, एक संघर्ष चल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, जो पूंजीवाड़ी है, जो कंपनियों को ले आके हमको अपने जंगल से, अपने ज़मीन से उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं। वहाँ पे डैम के नाम से, सैंक्चुरी के नाम से, माइनिंग के नाम से और प्लांटेशंस के नाम से, और कंपनियों अपने जो एक हमारा जो बीज को लेकर और खुद कंपनी का बीज हमको दे रहे हैं। ये इस तरीकों से हम आदिवासी के लोग पे पूरा एक दंडा चल रहा है और इसके खिलाफ हमारा लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आरएसएस के लोग हैं आजकल ये अपने आदिवासी के इलाके आके हमारे जो एक संस्कृति है, हमारा जो आदिवासी का एक कल्चर है, ये पूरा उसको बदलाव करने के लिए और एक हिंदुत्व, एक संस्कृति लाने के लिए हम उसका पूरा खिलाफ कर रहे हैं। और आप सब हमारे जो एक आदिवासी का संघर्ष है उसमें आप जुड़ेंगे। ये जो हम इकट्ठा हुए हैं इस नागपुर नगरी में, साथियों, यह बहुत ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इस नागपुर में नहीं तो पूरे देश में आज इस घटना की बहुत आवश्यकता है कि हम इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज नागपुर में होने वाले प्रोग्राम के लिए कुछ चंद मीडिया यहाँ पर उपस्थित है। मैं मीडिया से इसलिए बात कर रही हूँ कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारे खिलाफ है। क्या हो गया ऐसा कि हमने हमारे खिलाफ इनको कर दिया है? क्या हुआ है इस देश में कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है? क्या हुआ इस देश में कि महिलाओं के ऊपर आज सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है, धमकियां मिल रही है? गुरमेहर जैसी लड़की को आज हम पढ़ नहीं सकते, ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। क्या हुआ इस देश को? आज इस देश से आए हुए महिलाएं पूछ रही है कि इस देश में यदि 50% महिलाएं हैं तो आज क्यों इनको इस स्थान पर लाया गया है कि वो अपनी बात को नहीं रख सकती है? महिलाएं और पुरुष इस समाज में, यदि आपकी समाज की तरक्की की मूल्यमापन करना है तो उस देश की महिलाओं की स्थिति क्या है इसके ऊपर से आप मूल्यमापन कर सकते हैं। महिलाएं आज इस देश को नहीं तो पूरी दुनिया में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन परसों मनाए हैं।
साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन को हम त्योहार के रूप में मनाने वाले लोग आज हम देख रहे हैं। सज धज कर रैलियां निकालते हैं और हौजी खेलते हैं। साथियों, इसके लिए 8 मार्च नहीं था, यह हमें बताने की जरूरत है। आज सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिन है और इस स्मृति दिन में हम बताना चाहते हैं कि उस वक्त सावित्रीबाई ने जो काम किया था वो आज भी करने की जरूरत है, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। निहारिका को इनवाइट करती हूँ डिसेबिलिटी ग्रुप से। नमस्ते, मैं सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट की तरफ से आई हूँ। सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट मुंबई बेस्ड एनजीओ पॉइंट ऑफ व्यू का एक प्रोजेक्ट है जहाँ हम विकलांग महिलाओं के सेक्सुअल राइट्स पर काम करते हैं। प्यार, सेक्स, रोमांस, ये सब सेक्सुअलिटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन विकलांग महिलाओं की सेक्सुअलिटी को डिनाई किया जाता है। हमारे देश में जहाँ फीमेल सेक्सुअलिटी को कई बार रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, तो विकलांग महिलाओं और उनकी सेक्सुअल नीड्स को कोई अहमियत ही नहीं मिलती। हमारे देश में 90 लाख विकलांग महिलाएं हैं। फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटीज़ उन्हें दया का पात्र समझते हैं, जैसे कि उनके कोई सपने या गोल्स ही नहीं हैं। कल्चरल मिथ्स और मीडिया रिप्रेजेंटेशन भी इन सोच को बढ़ावा देते हैं। जब विकलांगता को शर्मनाक चीज़ की तरह देखा जाता है, तब हमारी सोसाइटी जो परफेक्ट बॉडी से ऑब्सेस्ड है, उसमें विकलांग औरतों को तवज्जो ही नहीं मिलती, बल्कि ऐसी सोच उन्हें वायलेंस के प्रोन बना देती है और उनके सेक्सुअल राइट्स को भी डिनाई करती है। सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी के थ्रू हम यही सोच को बदलना चाहते हैं। विकलांग महिलाएं भी सेक्सुअल बीइंग्स हैं, बाकी सब औरतों की तरह। इसी सोच पर आधारित अप्रैल 2012 में हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी। वेबसाइट को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रूप दिया। सवाल जो विकलांग महिला अपने शरीर की क्रियाओं के बारे में, माँ बनने के बारे में, अब्यूज़ के बारे में पूछती हैं। हमारी प्रोग्राम डायरेक्टर खुद एक विकलांग महिला हैं। ये वेबसाइट हमारा पहला स्टेप था। सेक्सुअलिटी के और डिसेबिलिटी के थ्रू हम वर्कशॉप्स भी करते हैं और चाहते हैं कि उन महिलाओं तक पहुँचे जो अंग्रेज़ी नहीं बोलती, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और सेक्सुअलिटी के बारे में खुल के बात नहीं कर पाती। इन वर्कशॉप्स में हम उन्हें वायलेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ डील कैसे करना है, इन सब बातों के बारे में जानकारी देते हैं। इन वर्कशॉप्स के थ्रू हम काफ़ी महिलाओं और पुरुषों तक पहुँचे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग्स और भी बढ़ें। हम साथ में पुरुषों और डिसेबल्ड व्यक्तियों के परिवार के साथ भी एंगेज करते हैं। इन सब बहनों ने जो मेहनत की, आज वो रंग लाई है। हम सब इकट्ठा आए हैं। मैं जो गीत गा रही हूँ उसका जब खैरलान जी की घटना हुई, तो खैरलान जी से खेरड़ा हो, खेरड़ा से कोपरडी हो, कोई भी औरत के ऊपर, कोई भी लड़की के ऊपर बलात्कार होता है तो हमारा समाज आजकल रास्ते पे निकलने लगा है। लेकिन वो ये देखकर निकलता है कि ये कौन से जाति की लड़की है, इसलिए निकलता है। इसलिए हम सबको बलात्कार के खिलाफ की लड़ाई लड़नी है और उस बलात्कारी को शासन होना चाहिए, इसके लिए लड़ना है। इसलिए आग चाहिए। फिर खैरलान जी के वो आरोपी दोषमुक्त नहीं छूटने चाहिए, इसलिए आग चाहिए। तब ये गीत लिखा गया था। थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए। चूल्हा जलाने, खाना बनाने, चूल्हा जलाने, खाना बनाने, आग पेट की बुझाने, थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए। ये सख्त हुआ है मोम, प्रदूषित हुआ है व्योम, इस मोम को पिघलाने थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए। मेरे साथ गाएंगे क्या? अगर गाना तो फिर मैं गाऊंगी, उसके बाद आप भी गाना है। मैं जब ऐसा करूंगी तो आपको आवाज उठाना है। थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए। ये मुक्त नदी की धारा ढूंढेगी सही किनारा, बारूद बांध के सुलगाने थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए। आग हमारी रोशनाएगी समा,
आग हमारी मशाल लेके कारवा, ना दुल्हन को जलाए, ना एसिड से झुलसाए, ना दंगे भड़काए, ना युद्ध को चेताए, चिराग प्यार का जलाने थोड़ी आग चाहिए। आजकल क्या है, भेदभाव, दमन के ही दिए जल रहे हैं, उनकी ही मशालें जल रही है, इसलिए ये छोटा सा चिराग जो है प्यार का, वो बहुत खतरे में पड़ गया है। इसलिए चिराग प्यार का जलाने थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए, थोड़ी आग, थोड़ी आग, थोड़ी आग चाहिए। जिंदाबाद।